Good morning, sir. Good morning. कल के लेक्चर से कोई डाउट है किसी को? लास्ट लेक्चर से कोई डाउट है पूछ लीजिए।
क्या पीडीएफ दिख रहा सबको? कल आपको मैंने लेविस स्ट्रक्चर बनाने का तरीका दिया था, कुछ स्टेप्स हैं इसके जो कल हमने देखा था। उसके बाद उन जो एग्जांपल्स कल हम देख रहे थे उनका लेविस स्ट्रक्चर जो है वो मैंने यहाँ दिखा रखा है, ठीक है, जस्ट फॉर रेफरेंस। देखो जनरली हम लोग जो लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इतना कैलकुलेशन नहीं करते, ठीक है। उस वक्त अगर एक बार हमें आदत हो जाए तो हम जनरली करते क्या है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उसको शो करते हैं, और यहाँ तक तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा एटम है, कितना बॉन्ड बनाता है, इतना हमें भी पता रहता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इतना कैलकुलेशन ना करके हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, फटाफट उसका ये बनाना चालू करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको आदत हो जाएगा आप उन स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं खुद ब खुद। तो कल तीनों फार्मूला तीनों स्ट्रक्चर मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, CO का, देन CO3 2 माइनस का, उसके बाद NH4 प्लस है, ठीक, तीनों का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। देन इसके बाद आता है फॉर्मल चार्ज और उसका कैलकुलेशन, ठीक है। फॉर्मल चार्ज है क्या, यहाँ देखिए जो ये बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड में जो यहाँ पे लेविस का स्ट्रक्चर है, इस जगह पे ये CO3 को देखो, तो इस केस में कैसा है कि हमारे पास जो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड मेरा इस कार्बन के साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, और इसके साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया तब जब सेम एटम्स एग्जिस्ट करते हो तब, लेकिन डिफरेंट एटम्स अगर एग्जिस्ट करते हो तो लेविस स्ट्रक्चर एक्चुअली कहता क्या है कि स्टेबल पॉसिबल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे हमको मिनिमम एनर्जी मिले मॉलिक्यूल का, ठीक है। मिनिमम एनर्जी, कौन सा एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए मॉलिक्यूल का, ताकि वो स्टेबल कंडीशन में रह सके। और इसी चीज को डिफाइन करने के लिए, मतलब लेविस के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए या स्टेबिलिटी देने के लिए फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन किया जाता है। वही फॉर्मल चार्ज हम देखेंगे क्या होता है फॉर्मल चार्ज। तो बेसिकली कैसा है फॉर्मल चार्ज जो है, हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल में हर एक एटम के लिए निकाला जाता है, ठीक, हर एटम के लिए। जैसे यहाँ देखो HSO4 माइनस है, ठीक है। इस कंडीशन में हम इसका अगर पूरा फॉर्मूला लिखें तो ये H2SO4 पूरा फॉर्मूला हमको देगा, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला क्या है, तो H2SO4। तो फॉर्मल चार्ज जो है वो हाइड्रोजन के लिए भी निकलेगा, सल्फर के लिए भी निकलेगा, और ऑक्सीजन के लिए भी निकलेगा। उसके बाद इसमें एक और कॉन्सेप्ट क्या है कि लीस्ट फॉर्मल चार्ज, पूरे मॉलिक्यूल पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा, जितना कम फॉर्मल चार्ज आएगा इसका मतलब है मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसको निकालते कैसे हैं। The formal charge of an atom in a polyatomic molecule, polyatomic कहने का मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम्स आते हो उसको हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। और आयन may be defined as the difference between the number of valence electrons and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure। देखिए डेफिनेशन है, डेफिनेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को हम फॉर्मूला में समझेंगे। कहता क्या है ये डेफिनेशन कि फॉर्मल चार्ज अगर हमको लेविस स्ट्रक्चर में किसी भी एटम का निकालना हो तो दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम। अब इस एग्जांपल को हम देखते हैं। यहाँ HSO4 जो है, तो सबसे पहला काम क्या है हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन फ्री एटम। सल्फर का यहाँ कहा गया है कि सल्फर का अगर हम
निकालते हैं फॉर्मल चार्ज, तो सल्फर पे देखिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 6 होता है सल्फर का। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको 6 देखने को मिलेगा। देन फिर क्या कहता है, माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम। अब यहाँ पे देखिए सल्फर जो है इसका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 है यहाँ पे, देन 2 है यहाँ पे, उसके बाद 2 यहाँ पे है, और फिर 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में हमको ये चीज देखना होता है कि सिर्फ सल्फर कितना शेयर कर रहा है वो नहीं, सल्फर के साथ कितने शेयर्ड है। जैसे ऑक्सीजन में भी तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो वो भी शेयरिंग में चला आएगा। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाए तो सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन इधर, देन एक ऑक्सीजन इधर, देन एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, उसके बाद इधर हाइड्रोजन लगा दिए, और यहाँ पे हमने एक चार्ज डाल दिया। तो यहाँ पे देखो जो शेयरिंग है वो इस सल्फर का एक है और ऑक्सीजन का एक, फिर इस सल्फर का एक, ऑक्सीजन का एक, देन इस ऑक्सीजन का एक, सल्फर का एक, देन यहाँ पे सल्फर का एक है और ऑक्सीजन का एक। तो टोटल नंबर ऑफ जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ये हमारे पास एग्जैक्टली हो जाएगा 8। ठीक है, तो हम किसी भी एटम का निकालें, इस कंडीशन में अगर देखो इसी एग्जांपल में अगर हम ऑक्सीजन का निकालना चाहे तो इस ऑक्सीजन के लिए शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि एक तो इसका खुद का है और एक सल्फर का है, इसको मिला के हमारा 2 हो जाएगा। तो उस तरीके से तीनों ऑक्सीजन का हमको शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 देखने को मिलेगा, और हाइड्रोजन का कितना हमको देखने को मिलेगा, तो 2 देखने को मिलेगा, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम। उसके बाद है माइनस टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं। तो सल्फर में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0। सल्फर का कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो लोन पेयर लिया गया है ये 0 लिया गया है। तो तब जाके फॉर्मल चार्ज जो निकल के आता है सल्फर पे वो निकल के आएगा +2। ठीक है, ये हमारा सल्फर पे चार्ज निकल के आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस हाफ इंटू S माइनस L। तो V है आपका टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, S है आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और L है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जनरल फॉर्मूला है और इसको हम ऐसे अप्लाई करते हैं। किसी को डाउट है यहाँ तक, यहाँ पे किसी को डाउट है फॉर्मूला समझने में? ठीक है, देखिए अभी ऑक्सीजन का भी सेम प्रोसेस है, किसी भी मॉलिक्यूल में हम प्रोसेस सेम लगाएंगे। ठीक, अभी ध्यान क्या रखना है हमको कि इसका फायदा क्या है। फायदा यही है कि हम कोई भी एटम को इधर से उधर ना शिफ्ट कर दे। अब जैसे देखिए ये जो मॉलिक्यूल है मेरा ये बना है H2SO4 से। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमको पता है सेंटर एटम जो है वो उस एटम को हम रखते हैं जिसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी जिसकी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और सेंटर एटम किसी भी मॉलिक्यूल में जनरली एक होता है और एक से अधिक भी होते हैं। ठीक है, तो एक से अधिक हमको फिलहाल पढ़ना नहीं है, तो पढ़ना क्या है, सिंगल एटम का। ठीक है, तो इस जगह पे S को हमने अगर सेंटर एटम माना तो सपोज कीजिए बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे हाइड्रोजन रख दिया, देन हमने यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया, उसके बाद यहाँ हमने एक हाइड्रोजन रख दिया, देन यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया, फिर इधर एक ऑक्सीजन लगा दिए डबल बॉन्ड के साथ, और फिर इधर एक ऑक्सीजन लगा दिए डबल बॉन्ड के साथ। तो देखो बाय फॉर्मूला हमने ऑक्सीजन कितना लगाया है यहाँ पे 4, और हाइड्रोजन हमने लगाया है 2, और सल्फर है हमारे पास 1। ठीक, लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अभी गड़बड़ क्या है, तो देखिए हाइड्रोजन मैक्सिमम 1 बॉन्ड बना सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ बना कितना रहा है, तो हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है। तो ये पोजीशन गड़बड़ है और ये भी पोजीशन गड़बड़ है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा बॉन्ड के हिसाब से हमको पता है इसलिए। लेकिन फॉर्मल चार्ज क्या कहता है कि अगर इस कंडीशन में हम सबका फॉर्मल चार्ज निकालना चाहे
तो हमारा फॉर्मल चार्ज बहुत ज़्यादा आएगा। अब देखो फॉर्मल चार्ज जैसे मान लो हाइड्रोजन का अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो इस कंडीशन में यहाँ पर लिख के अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है 1, ठीक। देन माइनस हाफ इनटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इधर से 2 और इधर से 2, टोटल हो जाएंगे इसके 4। चूंकि ऐसा हो नहीं सकता, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमारा पहला फंडा तो यही क्लियर हो गया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये गलत है। उसके बाद इसके लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर चलो यहाँ पे लोन पेयर 0 होंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब -1 हमको यहाँ देखने को मिला, ये तो क्या एक कंडीशन। उसके बाद आप क्या करेंगे, सल्फर निकालेंगे मान लो, तो सल्फर का अगर हम निकालते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ठीक। उसके बाद माइनस हाफ इनटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे हो जाएंगे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए इस चीज को, ठीक है। देखो सल्फर के लिए कितना है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, टोटल कितने हो गए 4 + 4 8 और 2 10 और 2 12, ठीक है। 12 माइनस लोन पेयर 0 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6, तो 6 और -6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, ठीक है, 6 - 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इस कंडीशन में क्या है कि सल्फर जो है मैक्सिमम वैलेंसी रखता है, तो सल्फर के पास कुछ ना कुछ चार्ज तो पक्का आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, कुछ ना कुछ तो चार्ज इसके पास आना ही चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है 0। उसके बाद एक तो कंडीशन हमको यहाँ देखने को मिला। उसके बाद हाइड्रोजन के पास जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हो रहे हैं, ये गड़बड़ पोजीशन देखने को मिल रहा है। तो जो फॉर्मल चार्ज है ये बेसिकली हमको बताता है कि आप स्ट्रक्चर्स को कितने अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि लीस्ट फॉर्मल चार्ज जो होगा वो हमको स्टेबल स्ट्रक्चर देगा। लिस्ट में कैसा, तो हर एक एटम का जब आप निकालेंगे उसका हर एक एटम का लीस्ट फॉर्मल चार्ज डेवलप होना चाहिए। सेम एग्जांपल देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का तीनों एटम जो है सेम है, तीनों ऑक्सीजन एटम ही है, तो आप नंबरिंग किसी को भी कर सकते हैं और किसी के साथ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटर वाले को फर्स्ट दिया गया है, देन सेकंड है, देन थर्ड है। फर्स्ट वाले एटम का फॉर्मल चार्ज आया है +1, सेंटर वाले सॉरी लेफ्ट वाले का आया है 0 और राइट वाले का आया है -1। तो ये जो फॉर्मल चार्ज है, ये फॉर्मल चार्ज इन तीनों एटम्स के साथ किसी के साथ भी आ सकता है। आप चाहो तो नंबर को इंटरएक्सचेंज भी कर सकते हैं। जैसे कल मैंने आपको दिखाया था कि अगर ऑक्सीजन है वो दूसरे ऑक्सीजन और तीसरे ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ये जो डबल बॉन्ड का फंडा है, ये डबल बॉन्ड किसी के साथ भी लागू हो सकता है, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को हम किधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी ऑक्सीजन है और सबके प्रॉपर्टी सेम है, तो इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मल चार्ज है, ये फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम के साथ आ सकता है। Then advantage of formal charge: if there are more than one possible Lewis structures for a molecule having same number of bonds, the better structure is one which has the least formal charge on each individual atom, ठीक है। जैसा अभी आपको मैंने यहाँ बताया था H2SO4 का कंडीशन लेके, तो अगर एक से अधिक फॉर्मल चार्ज बनते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि उसका फॉर्मल चार्ज देखेंगे कि हर एटम पे सबसे कम फॉर्मल चार्ज किस स्ट्रक्चर में हमको देखने को मिल रहा है, और उसी स्ट्रक्चर को हम फाइनल स्ट्रक्चर या कन्फर्म स्ट्रक्चर मान के
चलेंगे। ये इसका बेसिक एडवांटेज है, क्योंकि लेविस स्ट्रक्चर देखो, जब लेविस स्ट्रक्चर जब आया था तो उस टाइम कंफ्यूजन यही था कि हम कौन सा एटम को कहाँ प्लेस करके लिखें। ठीक है, देखिए जनरली क्या है, ये हम पेन एंड पेपर में लिखते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमको समझ में आ सके किसी का भी स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद इस पेन एंड पेपर का क्या किया जाता है, 3D मॉडल बनाया जाता है। 3D मॉडल कहने का मतलब है कि जैसे एक लकड़ी रहेगा, उसके ऊपर हम एक गोल सा कुछ बॉल जैसा लगाते हैं और उसको बताते हैं कि वो एक एटम है। एक एटम दूसरे एटम के बीच में जो लकड़ी होता है वो हमारा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ साथ और भी चीजें होती हैं, जैसे बॉन्ड का लंबाई हो गया, लेंथ हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया। तो इन सब चीजों को हम रिप्रेजेंट करने के लिए वो वुड एंड बॉल का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम सॉलिड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो उन सब चीजों को डिफाइन करने के लिए, बनाने के लिए लेविस के स्ट्रक्चर्स काफी काम आते थे उस टाइम। द नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। देखिए आज आपको असाइनमेंट एक मिलेगा, उस असाइनमेंट में मैंने क्वेश्चन डाला है ये फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए और लेविस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, करीब 6-7 क्वेश्चन है, तो जितना हो सके आप जल्दी बना के सबमिट करेंगे। देन एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब देखिए हमने ऑक्टेट रूल में क्या पढ़ा है कि हर एक एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 8 होना चाहिए। मतलब इनर्ट, मतलब स्टेबल होने के लिए उसे क्या करना होगा कि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना होगा। ठीक है, और वो भी कौन सा नोबल गैस, तो उसके नजदीक में जो नोबल गैस होगा उसके जैसा। जैसे अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो अल्कली मेटल्स से पहले जो नोबल गैस है उसको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना होगा। जैसे अगर मान लो सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम की, तो इसमें कैसा है 281। ठीक है, अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना होगा, तो स्टेबल होने के लिए ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव होना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका ले लेगा, नियॉन का लेगा। ठीक है, तो नियॉन किससे पहले आता है, सोडियम से पहले आता है। लेकिन जब हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स जो है वो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने का प्रयास करेगा, वो प्रयास करेगा अपने से आगे आने वाले, जैसे क्लोरीन है अगर, तो क्लोरीन की बात करें तो ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने का कोशिश करेगा। मतलब लास्ट में इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो 2, 8 और 8 रखने का प्रयास करेगा। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो स्टेबल होने के लिए, ठीक है, स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, तो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करना चाहते हैं ताकि हम वो किसी से रिएक्ट ना करें। इसमें से भी जब हम इस चीज को पढ़ते हैं तो मोस्टली एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक की बात करते हैं। ठीक है, वो भी कहाँ तक, तो 20 एटॉमिक नंबर तक। इस चीज को ध्यान रखिए, एटॉमिक नंबर जो 20 है, हम इस थ्योरी को यहीं तक देते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसके आगे हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मिलते हैं, देन एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, और ये डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो है ये ऑक्टेट थ्योरी को फेल करते हैं। ऑक्टेट थ्योरी कह लीजिए या किसी भी जो नॉर्मल थ्योरी अभी हम पढ़ रहे हैं उन सबको फेल कर देते हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स भी रखते हैं। ये लिमिटेशंस हैं जो हम इसमें देखेंगे आगे। ठीक है, exceptions to octet rule. The octet rule, though useful, is not universal. It is quite useful for understanding the structures of most of the organic compounds, and it applies mainly to the second period elements of the periodic table. Up to now, we have studied the molecules which follows Lewis octet rule while forming bonds. It is observed that atoms in some molecules would exist with some other number of electrons in their valence shells rather than 8 electrons without affecting the stability। कहता क्या है कि बहुत ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने आउटर सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी रखते हैं और स्टेबल कंडीशंस को भी शो करते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं क्या क्या इसके रूल्स है। देखिए ये लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार इनका हाइब्रिडाइजेशन में पूछा जाता है, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन यूज किया जाता है, कई बार इनका एग्जांपल्स पूछा जाता है। तो सबसे पहला है द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम।
तो सबसे पहला क्या है, सेंट्रल एटम में इसका ऑक्टेट जो है वो पूरा नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए LiCl, लिथियम क्लोराइड, यहाँ पे लिथियम जो है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 70। ठीक, क्योंकि हमको पता है क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 2 8 7। उसके बाद लिथियम भी हमको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर सकता है। तो शेयरिंग के वक्त क्या हो जाएगा, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 2 शेयरिंग के बाद, और क्लोरीन का क्या हो जाएगा, 2 8 और 8। इस कंडीशन में कैसा है, क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन लिथियम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता। इसी चीज को हम कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। यहाँ पे जो लिथियम है, ये लिथियम हमारा सेंट्रल एटम कहलाता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट को शो करता है, या यूं कहिए तो ऑक्टेट थ्योरी को ये फेल करता है। और ऐसा इन सब मॉलिक्यूल्स के साथ देखने को मिलता है। LiCl के साथ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन बेरिलियम हाइड्राइड, उसका BCl3 है, देन एल्यूमिनियम क्लोराइड है, BF3 है। ठीक है, देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सबके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 2 और 3 होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर भी आपको दिखा रखा है इस जगह पे, BF3। BF3 का आप देखो कि यहाँ पे बोरोन का जो सेंटर वो है, बोरोन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये 6 देखने को हमको मिल रहा है। यहाँ पे बोरोन का जो इलेक्ट्रॉन है ये 6 देखने को मिल रहा है। ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट को शो करता है। इसी जगह पे अगर हम BCl3 बनाएं तो BCl3 के साथ भी सेम कंडीशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। तो इन टोटल ये 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को शो करता है। तो ये हमारा ऑक्टेट टूल को फेल करता है। देन सेकंड एग्जांपल है BeCl2। इस BeCl2 में देखिए बेरिलियम के पास इन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो शेयरिंग में है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले बॉन्ड के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले बॉन्ड के साथ। देन सेकंड एक्सेप्शन है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। सेकंड है हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है ऑड नंबर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में होगा। ठीक है, अगर पेयर में होगा तो इसके जो नंबरिंग सिस्टम होने चाहिए वो इवन होने चाहिए, हमेशा हमेशा इवन होना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे मॉलिक्यूल्स है जहाँ पे हमको ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलता है। एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। लेकिन नाइट्रोजन के पास कितना है, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, कितना हो गया 7। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी चीज को हम NO2 में भी देख सकते हैं। NO2 भी एक एग्जांपल है जिसमें हमको ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलता है। ठीक है, ये 2 एग्जांपल है, दोनों एग्जांपल्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। देखिए ये जो एक्सपेंडेड ऑक्टेट है इसको हम सुपर ऑक्टेट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है सुपर ऑक्टेट। सुपर ऑक्टेट का मतलब होता है कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स को रखना। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 3 एग्जांपल दिखा रखा मैंने, PCl5, देन SF6, IF7। यहाँ पे फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, देन यहाँ सल्फर के पास 12 है, देन आयोडीन के पास यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है। इसने ऑक्टेट टूल की ऐसी की तैसी कर रखी है। ठीक, ऑक्टेट टूल का क्या काम है कि 8 से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो एक्सेप्शन है इसने ऑक्टेट टूल का वाट लगा दिया। अभी क्या है इसमें, फर्स्ट देखो 2 4 6 8 10।
ठीक, जिसे हम कहते हैं सुपर ऑक्टेट, और फिर भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल कंडीशन में पाया जाता है। ठीक है, तो हमको बेसिकली क्या करना है, स्टेबिलिटी चेक करनी है मॉलिक्यूल्स की, और स्टेबिलिटी चाहे ऑक्टेट रूल से आए चाहे ऑक्टेट रूल को फेल करके आए। तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, दीज आर एक्सेप्शंस, दीज ऑल रूल्स आर एक्सेप्शंस। ठीक है, इनको हम एक्सेप्शंस केस भी कह सकते हैं, मतलब ऑक्टेट रूल एक जनरलाइज्ड रूल है और ये हमारा उसका एक्सेप्शन है। यहाँ पे सल्फर के साथ 12 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, ऑक्सीजन के साथ हमें 14 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। एलिमेंट्स इन एंड बियॉन्ड द थर्ड पीरियड, ठीक है, थर्ड पीरियड से आगे या थर्ड पीरियड, मतलब अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में घुस गए तो उस कंडीशन में हमको ये जो एक्सपैंडेड ऑक्टेट है वो देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम 3s and 3p orbitals, 3d orbitals also available for bonding in a number of compounds of these elements. There are more than 8 valence electrons around the central atom. This is termed as expanded octet. Obviously, the octet rule does not apply in such cases. Example है PCl5, PF5, SF6, H2SO4, IF7. आपका एक जो असाइनमेंट में दूंगा उसमें एक होमवर्क आप ऐड कर लेंगे। आपको H2SO4 का लेविस स्ट्रक्चर बनाना है और बताना है कि सल्फर का जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना है। ये आपको उस असाइनमेंट में अटैच करके लिख के भेजना है। उसके बाद देखिए यहाँ एक नया टर्म आया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, फिटकरी का किसको किसको फॉर्मूला पता है? फिटकरी, फिटकरी का फॉर्मूला किसको किसको पता है? फिटकरी कह लीजिए या फिर पोटैश एलन कह लीजिए। चलिए, जिसको पता है लिख के बताइए, फिटकरी या फिर पोटैश एलन। चलिए फटाफट लिखिए। चलिए मैं लिख रहा हूँ। सर बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं। बोलो। KAlSO4 2 times 12H2O एक एक हाइड्रेशन। एक मिनट, KAl, यस सर। अच्छा KAl, ठीक है, उसके बाद यस सर, फिर ब्रैकेट में SO4 2 times, SO4 2 टाइम, उसके बाद हाइड्रेशन में 12H2O। देखो ऐसा फॉर्मूला लिखते नहीं हम, ठीक है, इसको लिखते हैं ऐसा, K2SO4 डॉट, देखिए यहाँ मैं डॉट दे रहा हूँ, ठीक है, डॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2। ठीक है, आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया होल को, वो एक 2 से मल्टीप्लाई होगा लेकिन फिर भी गड़बड़ होगा क्योंकि यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर हमको कितना चाहिए टोटल? हाँ ठीक है, 3। नहीं 4 ही होगा, एक यहाँ है और एक 3 यहाँ पे है। ठीक है, यस सर। अब देखो यहाँ पे जो आपने ये फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला आपका ठीक है लेकिन लिखने का तरीका ऐसा होता है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम ऐसा ही सारे मॉलिक्यूल्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उसमें आता है, और ये एक तरह के सॉल्ट होते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में भी हमारे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, वो सभी थ्योरी फेल हो जाता है। ठीक है, तो वो उस चीज में ये अलग ही थ्योरी आती है, मतलब ऑक्टेट रूल को हम ऑक्टेट रूल से हम समझा नहीं सकते और ना ही इस एक्सेप्शन से हम इसको समझा सकते। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के सारे थ्योरीज अलग आते हैं, और एक चैप्टर है आपका 12th में इस टॉपिक के नाम से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम से। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे होते हैं, और जैसे आप देख लो
मैं आपको मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ, FeCN होल 6, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है along with K4 along with 2s2। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि आयरन का क्या क्या होता है, +2 या फिर +3, यही दो पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आयरन के साथ कितने साइनाइड ग्रुप जुड़े हैं, टोटल 6 साइनाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि हमारा ये थ्योरी जो है लागू नहीं होता है इसके ऊपर, मतलब ऑक्टेट के हिसाब से हम यहाँ इस कंपाउंड्स को समझा नहीं सकते। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ये भी एक एक्सेप्शनल रूल है ऑक्टेट थ्योरी। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन एंड क्रिप्टन। हमको पता है नोबल गैसेस मॉलिक्यूल्स या किसी भी चीज का कंबाइन नहीं होते, लेकिन एक्सेप्शन क्या क्या है, तो ये ज़ेनॉन का और क्रिप्टन का। देखिए एक्चुअली कैसा है कि जब हम पीरियड नहीं, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो देखिए ऊपर में क्या है, सबसे ऊपर में हमारे पास हीलियम है, देन नियॉन है, देन आर्गन है, ठीक है, उसके बाद क्रिप्टॉन है, देन ज़ेनॉन है। ठीक, अब हो क्या रहा है कि जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि साइज हमारा जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक, साइज इंक्रीज कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो इसका साइज बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, तो ऐसा, मतलब सेल्स ऐसे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो सेल्स अगर बढ़ते जा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इस सेल का क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्सन चालू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, ये हमने पढ़ा था स्क्रीनिंग इफेक्ट में। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे कि नेक्स्ट एटम जो फ्लोरीन है, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये क्या करेगा, जब ये कंबाइन होगा इसके साथ, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती खींचेगा अपनी तरफ, और इस वजह से नोबल गैस में जो ये दोनों एलिमेंट है, ये एक्सेप्शनली हमको मॉलिक्यूल्स बना के देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको एक्सेप्शंस में डाला जाता है। इसके साथ साथ फ्लोरीन के साथ साथ ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये ऑक्सीजन भी फ्लोरीन के साथ कंबाइन होने के बाद हमको मॉलिक्यूल्स बना के देता है। तो एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो जाएंगे इसके, तो XeF2, KrF2, XeOF2, XeF4, XeOF4। और एग्जाम में जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं उसमें ज्यादातर इस वाले मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ यही पता है कि नोबल गैसेस मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, इसको छोड़ के चले आते हैं। उनको तो एक ही पता है कि भाई नोबल गैस है तो मॉलिक्यूल बनाएगा नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं। ठीक, तो ये मिस्टेक कई बार होता है। द नेक्स्ट पॉइंट है, दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इससे हम शेप नहीं बता सकते। जैसे हमने टेट्राहेड्रल शेप पढ़ा था, तो ये मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल शेप को नहीं समझाता कि ऑक्टेट रूल कैसे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। देन इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब स्टेबल एनर्जी है इस मॉलिक्यूल का, इसको भी ये नहीं समझाता। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो एक्सेप्शन या फिर ऑक्टेट रूल को फेल करते हैं।